आइए आज हम बात करते हैं एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस की। तो एसिडोसिस और एल्कलोसिस कैसे कैसे होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कैसे होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे होती है, ये पूरा यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये नगमा क्या होता है और ये हगमा क्या होता है, ये सब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। और ये जो पिछली वीडियो में हमने बात किया था ना कि एसिड बेस फिजियोलॉजी, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हमारे मोस्टली क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इसके कॉज कैसे होते हैं ये सब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए हमारी बॉडी का जो नॉर्मल पीएच होता है, ये देखिए यहाँ पे हम बता दिए कि 7.35 टू 7.45 होता है। और बाइकार्बोनेट देखिए 20 टू 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड 36 टू 44 mmHg होता है। ये नॉर्मल रेंज हो गई और इसी में अल्ट्रेशन की वजह से हमको एसिडोसिस या एल्कलोसिस देखने को मिलेगी। तो ये हमारा नॉर्मल हुआ और अब हम इसी बेसिस पे बात करेंगे। और हमको मालूम है कि ये बाइकार्बोनेट जो होता है ये मेटाबॉलिक रोल प्ले करता है, यानी इसमें अल्ट्रेशन की वजह से हमको मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कोलिसिस देखने को मिलेगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे लंग्स से एक्सक्रीट होता है, यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम से। इस वजह से इसमें अल्ट्रेशन की वजह से हमको रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस या एसिडोसिस देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हुई। अब देखिए हम बताएं कि हमारी बॉडी का ये पीएच जो है ये इतना ज़रूरी क्यों है। हमारी बॉडी का पीएच इस रेंज में रहना इतना ज़रूरी इसलिए है ना कि हमारी बॉडी के जितने भी इंजाइम्स है ना, सारे इंजाइम्स ये एक इसी रेंज में काम करते हैं। इसी रेंज में होंगे तभी ये ऑप्टिमल काम करेंगे। और अगर ये पीएच की रेंज चेंज हो गई ना, तो इस पीएच की रेंज चेंज होने की वजह से हमारी बॉडी के इंजाइम जो होंगे ये डीनेचर हो जाएंगे या डीएक्टिवेट हो जाएंगे, जिस वजह से हमारी बॉडी में जितने भी कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक फंक्शन हो रहे हैं ये रुक जाएंगे। तो हमारी बॉडी फंक्शन करना स्टॉप कर देगी और डेथ हो जाएगी। तो इस वजह से पीएच मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। और अब ये पीएच इतना बनता क्यों है ना, इसकी बहुत लंबी डिस्कशन है। यहाँ पे H+ का रोल होता है। ठीक है, H+ का रोल होता है और हम pKa की बात करते हैं। तो देखिए हम सिर्फ नॉर्मल बता दें कि हमारी बॉडी से ना एक दिन में H+ का बात करें तो प्रोटॉन हमारी बॉडी से एक दिन में लगभग ये 7 करोड़ नैनोमोल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो 7 करोड़ नैनोमोल H+ का प्रोडक्शन हुआ, जिसमें से ना हमारी बॉडी में नॉर्मल कंडीशन में जो हम बात करें तो ये H+ हमारी बॉडी में रहता है 40 नैनोमोल पर लीटर। तो नॉर्मल इतना होता है। देखिए प्रोडक्शन 7 करोड़ का एक दिन में हुआ और नॉर्मल 40 नैनोमोल पर लीटर होता है। और ये नॉर्मल 40 नैनोमोल पर लीटर यही मेंटेन करता है पीएच को, यानी 7.4 जो हमारा पीएच होता है। तो हमारे बॉडी में नॉर्मल इतना प्रोटॉन होता है। अब ये इतने सारे से इतना कैसे बना, अब इसके लिए ना ये हमारा बाइकार्बोनेट जो होता है ये बफर का काम करता है। यानी हमारा बाइकार्बोनेट इस एक्स्ट्रा प्रोटॉन से बाइंड कर लेता है और इसको एक्सक्रीट करा देता है। तो देखिए हमारी बॉडी में जितना भी प्रोटॉन सीक्रेट हुआ यानी H+ सीक्रेट हुआ, इससे बाइकार्बोनेट इस रिएक्शन के थ्रू बाइंड कर लेगा और यहाँ पे देखिए H2CO3 को प्रोडक्शन करता है और फिर ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का प्रोडक्शन करता है। वाटर लॉस हो गया यूरिन के थ्रू और कार्बन ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू यानी लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट हो गया। तो इस तरीके से बाइकार्बोनेट जो होता है ये बहुत ही अच्छा बफर सिस्टम होता है। हमारी बॉडी का सबसे अच्छा बफर सिस्टम यही है बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो पता चला अगर H+ ज़्यादा हो रहा है तो बाइकार्बोनेट इसको कंपनसेट कर देता है। और अगर हमारी बॉडी में H+ में अल्ट्रेशन देखने को मिल रहा है ना, यानी H+ ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो ये प्रोटॉन जो होता है इसको अल्टर कर लेता है। यानी ये दोनों आपस में इस इक्वेशन के थ्रू मेंटेन किए रहते हैं और हमारी बॉडी का पीएच इतना मेंटेन रहता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। और एक चीज़ और हम बताएं कि देखिए हमारी बॉडी में ना, अभी हम बता रहे हैं ज़्यादा नहीं बताएंगे, कि हमारी बॉडी में जितना कैटायन होता है ना उतना ही हमारी बॉडी में एनायन भी होता है मोस्टली। ठीक है, तो एनायन और कैटायन हमारी बॉडी में नॉर्मली बराबर होते हैं। और बस यहाँ पे एसिडोसिस और एल्कलोसिस क्यों देखने को मिलती है कि बफर की जो कैपेसिटी होती है ना, तो हमारे सिर्फ इसी में बफर की कैपेसिटी होती है, बाकी और कोई बफर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो बाकी में बफर की कैपेसिटी नहीं होती है। इस वजह से बाकी अगर मान लो ये बाइकार्बोनेट कम हो रहा है तो यहाँ पे क्लोराइड इसका कंपनसेशन कर रहा है, तो क्लोराइड जो है ये कंपनसेशन इसका नहीं कर पाएगा, यानी बफर सिस्टम का काम नहीं कर पाएगा। इस वजह से यहाँ पे हमको पीएच में अल्ट्रेशन देखने को मिलता है। तो बफर में हमारे पास यही दो ही हैं। तो ये हो गया। अब देखिए हम बताते हैं, यहाँ से बात करते हैं। तो देखिए आर्टेरियल पीएच जब हम चेक करते हैं ना, तो आर्टेरियल पीएच में हम देखते हैं कि अगर पीएच जो है 7.35, देखिए यहाँ पे बताया कि अगर इससे कम है तो इसको हम एसिडोसिस बोलते हैं, और अगर इससे ज़्यादा है, ठीक है, 7.45 से ज़्यादा है तो इसको हम एल्कलोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लड में हम चेक करें इस वजह से एसिडीमिया और अल्कलीमिया बोले। ठीक है, तो एसिडोसिस और अल्कलोसिस इस बेस पे हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए अब ये एसिडोसिस हो गया। एसिडोसिस देखिए हम बताया कि यहाँ पे दो कॉज होता है। एक तो क्या कि बाइकार्बोनेट कम हो जा रहा है, तो बाइकार्बोनेट कम होगा तब भी हमको एसिडोसिस देखने को मिलेगी, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तब भी हमको एसिडोसिस देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए हम इस बेसिस पे इसको डिफाइन करेंगे कि ये रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक। तो बाइकार्बोनेट मेटाबॉलिक कॉज करता है, तो देखिए बाइकार्बोनेट की वजह से अगर हमको एसिडोसिस देखने को मिल रही है तो इसको हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलेंगे, यानी बाइकार्बोनेट 20 से कम हो गया। और अगर हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से एसिडोसिस देखने को मिल रही है, यानी हमको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो इसको हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोलेंगे।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों देखने को मिला। तो क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ। और क्यों एक्यूमुलेट होगा? क्योंकि हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से काम नहीं किया, यानी हाइपोवेंटिलेशन। तो देखिए हाइपोवेंटिलेशन हमको इन सारी कंडीशंस में देखने को मिला, जैसे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, एक्यूट लंग डिजीज है, क्रोनिक लंग डिजीज है, ऑपॉइड या सेडेटिव्स है, या वीकनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। इन सारी कंडीशंस में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं करेगा, हाइपोवेंटिलेशन होगा, जिसकी वजह से हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा और ये नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से हमको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिला। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करें तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बताइए कि यहाँ पे बाइकार्बोनेट का रोल होता है कि H+ जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, बाइकार्बोनेट उसका बफर कर देगा। और अगर हमको बाइकार्बोनेट कम देखने को मिला है तो इस H+ का जो है बफर नहीं कर पाएगा और हमको बाइकार्बोनेट कम होने की वजह से एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ओवरऑल बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन कम देखने को मिलता है। तो बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन कम क्यों देखने को मिलेगा? हो सकता है बाइकार्बोनेट ये एक्सक्रीट हो जाए खुद, और हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगे, यानी इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगे कि HCO3 ये जो है ये इसको कंपनसेट ना कर पाए। ठीक है, तो ये होता है। तो ओवरऑल हमारा ये HCO3 कम हो जाएगा, चाहे यहाँ पे ज़्यादा यूटिलाइजेशन की वजह से या एक्सक्रीशन की वजह से। तो ये हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखते हैं। अब ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्लियर हुआ। अब देखिए हम यहाँ पे बताते हैं कि ये हाई एनायन गैप क्या होता है और नॉर्मल एनायन गैप क्या होता है। तो देखिए हम शुरू में ही बता के आए कि कैटायन इक्वल टू एनायन हमारी बॉडी में मोस्टली होता है। तो हमारी बॉडी में मान लो बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है ना, तो इसको कंपनसेट करने के लिए या तो क्लोराइड कंपनसेट करेगा या तो कोई और एनायन इसको कंपनसेट करेंगे। तो पता चला कि जितना हमारी बॉडी में सोडियम होगा यानी कैटायन होगा, उतना ही हमारी बॉडी में एनायन होगा नॉर्मल कंडीशन में। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और हम बताएं कि हमारी बॉडी में कैटायन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए कैटायन में हमारे पास ये सारे कैटायंस हैं और एनायंस में ये सारे हैं, लेकिन हम बताएं हमारी बॉडी में ना मोस्ट एबंडेंटली यही प्रेजेंट होता है, सोडियम होता है कैटायन के फॉर्म में। ये सारे निग्लिजिबल होते हैं, इसको बिल्कुल हम कंसिडर नहीं करते, बहुत ही कम होता है। तो इस वजह से इसको हम जब काउंट भी करते हैं ना कैटायन और एनायन, तो इसको हम कंसीडर ही नहीं करते, बिल्कुल कंसीडर नहीं करते। इस वजह से इसको हम यहाँ पे काट ही दे रहे हैं। ठीक है, ये कट गया। और एनायन में देखिए हमारे पास बाइकार्बोनेट और क्लोराइड ये मेन होता है, इसको हम हमेशा काउंट करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में देखिए बहुत सारे प्रोटीन हैं, जितने भी इंजाइम्स हैं लगभग सारे प्रोटीनिशियस इन नेचर हैं। तो सब ये जो होते हैं निगेटिव चार्ज होते हैं। इस वजह से इसको हम काउंट तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये कंसिडरेबल अमाउंट में होते हैं। इस वजह से ना इसको हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कंसीडर करेंगे। तो देखिए अब हमारी बॉडी में क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास खाली पॉजिटिव में सोडियम बचा और निगेटिव में हमारे पास क्या क्या बचा। देखिए क्लोराइड हमारे पास निगेटिव में है, क्लोराइड के साथ साथ हमारे पास निगेटिव में देखिए यहाँ पे बाइकार्बोनेट भी हो गया और बाइकार्बोनेट के साथ साथ हमारे पास अनमेजर्ड एनायन भी हो गया। ठीक है, तो अनमेजर्ड एनायन भी हमारे पास हैं। तो ये सब मिल के इसके बराबर होते हैं, लेकिन हम चूंकि इसी को सिर्फ कैलकुलेट कर पाते हैं, इसको नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं। इस वजह से जब हम यहाँ से देखिए सोडियम से क्लोराइड और बाइकार्बोनेट को माइनस करेंगे ना, तब भी हमको ये वाला डिफरेंट देखने को मिलता है। और ये जो डिफरेंट होता है इसी को हम बोलते हैं एनायन गैप। ठीक है, तो ये एनायन गैप हमारा हो गया। तो एनायन गैप हम कैसे निकालेंगे? एनायन गैप इक्वल टू सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट। तो ये हमारा हो जाता है एनायन गैप। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो अब ये हमारा एनायन गैप कैसे निकलता है हम बता दिए ना, एनायन गैप ये हो गया। तो एनायन गैप नॉर्मल हमारा कितना होता है? देखिए 8 to 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। और यहाँ पे हम बताएं कि जब ये बाइकार्बोनेट कम होता है ना, तो बाइकार्बोनेट कम हुआ, अब इसको कंपनसेट करने के लिए ना हमारे पास क्लोराइड आता है। अगर क्लोराइड कंपनसेट कर रहा है तो ये हमको नॉर्मल एनायन गैप देखने को मिलता है। एनायन गैप यानी 8 से 12 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको जो बाइकार्बोनेट कम देखने को मिल रहा है, क्लोराइड इसको कंपनसेट कर ले रहा है, इस वजह से इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर ये हमारा बाइकार्बोनेट कम हो रहा है और इसको कंपनसेट करने के लिए कोई अनमेजर्ड एनायन आ रहा है, अनमेजर्ड एनायन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पे देखिए यही है कि हमारा नॉर्मल इतना रहता है, और जब एसिडोसिस की कंडीशन होती है इसमें हमारा जो होता है बाइकार्बोनेट लॉस होता है, लेकिन बाइकार्बोनेट के लॉस को ये क्लोराइड यहाँ पे मेंटेन करता है। इस वजह से हमको ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, ये अपने नॉर्मल रेजिम में रहता है। लेकिन जब बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन कम हुआ और इसको कंपनसेट करने के लिए इस नेगेटिव चार्ज को हमारे पास कोई दूसरा अनमेजर्ड एनायन इंक्रीज होता है, मतलब प्रोटीन इंक्रीज या कुछ भी इंक्रीज हुआ, तो इसको हम अनमेजर्ड ये है, इस वजह से हमारा अनमेजर्ड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और अनमेजर्ड का कंसंट्रेशन बढ़ा तो 12 से ज़्यादा हुआ, तो इसको हम बोलेंगे हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखे कंपनसेटेड विद क्लोराइड, तो यहाँ पे क्लोराइड से कंपनसेट होगा तो हमको नॉर्मल देखने को मिलेगा। और अगर कंपनसेशन हमको अनमेजर्ड एनायन से देखने को मिला तो यहाँ पे हमको हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे यही चीज़ है। और इसके अब हम बात करते हैं कॉजेज़ की। तो देखिए कॉजेज़ हमारे पास क्या है?
शरद, ठीक है। तो ये नॉर्मल एनायन गैप में देखिए शरद से हम याद रखेंगे स्पाइरोनोलेक्टोन, हाइपरक्लोरीमिया और एडिसन डिजीज, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, डायरिया और सलाइन इन्फ्यूजन। तो ये देखिए सारी जो कंडीशन होती है ना, मोस्टली रीनल लॉस या जीआई लॉस। तो रीनल लॉस की वजह से या जीआई लॉस की वजह से हमको बाइकार्बोनेट का लॉस देखने को मिलता है, इस वजह से हमको नॉर्मल एनायन गैप देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे कंपनसेशन हमको क्लोराइड के जरिए देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे हाइपरक्लोरीमिया भी बताया गया, और इसी वजह से ना इसको हम हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे हाई एनायन गैप में देखिए यहाँ पे गोल्ड मार्क से इसको याद रखेंगे, इतना सारा है। और वैसे हम शॉर्ट में बताएं तो देखिए ग्लाइकोलिसिस है, ऑक्सोप्रोलीन है, एल लैक्टेट, डी लैक्टेट, मेथनॉल, एस्पिरिन, रीनल फेलियर और कीटोन्स। तो ये सारे हैं जो हाई एनायन गैप कॉज करते हैं। तो पूरा मैकेनिज्म हम बता दिए। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम बताएं, जैसे देखिए हम बात किए कि हमारी बॉडी में सोडियम का कंसंट्रेशन 140 है, ठीक है। सोडियम का कंसंट्रेशन 140 है और क्लोराइड का फंक्शन कंसंट्रेशन 100 है, और इसके साथ साथ हमारा बाइकार्बोनेट जो है ये 16 है, ठीक है। और बाकी हमारा अनमेजर्ड है। तो देखिए अब हम जब इसका गैप निकालेंगे तो देखिए 140 माइनस, देखिए हम कर देंगे 100 प्लस 116। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो गया 140 माइनस 116। तो इस तरीके से हम देख लिए कि यहाँ पे हमारा 24 जो है ये एनायन गैप आ गया, ठीक है। तो एनायन गैप देखिए यहाँ पे हमको हाई एनायन गैप देखने को मिला, और अगर यही 8 से 12 के रेंज में रहता तो यहाँ पे हमको नॉर्मल एनायन गैप देखने को मिलता, ठीक है। तो पता चला यहाँ बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा है, और बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा है, इसको कंपनसेट करने के लिए कोई अनमेजर्ड एनायन आ रहा है जो इसको कंपनसेट कर रहा है बाइकार्बोनेट के लॉस को। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, और ये हमारा टॉपिक लगभग ये वाला क्लियर हो गया, एसिडीमिया वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं एल्कलीमिया की। तो देखिए एल्कलीमिया में हम बात की कि एल्कलीमिया में क्या होगा, दो काज हो सकते हैं। एक तो ये बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो जाए, और एक पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए। तो ये ज़्यादा होगा तो इसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, और ये कम होगा तो इसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो यहाँ पे देखिए यही है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड 36 से कम हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, और ये बाइकार्बोनेट अगर 28 से ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हमको ज़्यादा कुछ नहीं है। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कब देखने को मिलेगा, यानी हमको ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लॉस देखने को मिल रहा है, यानी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, यानी ज़्यादा काम कर रहा है। तो देखिए हाइपर वेंटिलेशन हमको एंजाइटी, पैनिक अटैक, हाइपोक्सीमिया और सेलिसिलेट, ट्यूमर और पल्मोनरी एम्बोलिज्म और प्रेगनेंसी, इन सारी कंडीशन में हमको हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमको कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस देखने को मिलता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ये कम हो जाता है, इस वजह से हमको रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस देखने को मिलती है। और यहाँ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में देखिए दो टाइप का बताया गया, एक सलाइन रेजिस्टेंट और दूसरा सलाइन रिस्पॉन्सिव। तो इसमें देखिए ये जो चेक यूरिन क्लोराइड है ना, इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं प्रेफर कर रहे हैं, इसको भी हम लास्ट में बताते हैं क्योंकि ये अब यूज़ में नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे दो टाइप होता है, कैसे होता है, तो दोनों टाइप में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। दोनों टाइप में हमको क्या होगा कि दोनों टाइप में हमको बाइकार्बोनेट जो होगा ये ज़्यादा देखने को मिलेगा, और प्रोटॉन जो होंगे ये कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको एल्कोलिसिस दो देखने को मिल रही है, और दोनों में ना ये हमारे प्रोटॉन का ही लॉस देखने को मिलता है। दोनों में हमको प्रोटॉन का लॉस देखने को मिलता है। बस फ़र्क क्या होता है कि यहाँ पे ना इसमें सलाइन रेजिस्टेंस में जो प्रोटॉन का लॉस होता है ना, ये हमारी किडनी से प्रोटॉन का लॉस होता है, यानी एसिड का लॉस हमारी यहाँ किडनी से होता है। और इसमें सलाइन रिस्पॉन्सिव जो होता है ना, इसमें एसिड का लॉस हमारे मोस्टली जीआईटी से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम और आसान कर रहे हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे इसमें ना सलाइन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि हमारे देखिए ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट है, और कलेक्टिंग डक्ट में हमको मालूम है कि यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन काम करता है, और एल्डोस्टेरॉन जब यहाँ पे काम करता है तो यहाँ से क्या करता है कि सोडियम को एब्जॉर्ब करता है और पोटेशियम को लॉस करता है, ठीक है। तो सोडियम को एब्जॉर्ब किया और पोटेशियम को लॉस किया, और एल्डोस्टेरॉन देखिए यहाँ से और क्या करता है कि ये देखिए एसिड को लॉस करता है, H प्लस को लॉस करता है और पोटेशियम को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये हमारा एल्डोस्टेरॉन का काम होता है। लेकिन इस कंडीशन में ना जब हम इसको बोलते हैं सलाइन रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या होता है कि एल्डोस्टेरॉन बहुत ज़्यादा बन जाता है। मोस्टली क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो यहाँ पे जब एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा बनेगा तो सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, और सोडियम जब ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो इसके साथ हमारे बॉडी में H2O भी एब्जॉर्ब होगा। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए सोडियम और वाटर एब्जॉर्ब हुआ, इस वजह से हमारे जो बॉडी का फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ये ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्सपेंशन। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्सपेंशन हमको यहाँ पे देखने को मिला, और साथ साथ देखिए यहाँ पे ये प्रोटॉन का ज़्यादा लॉस करा दे रहा है। देखिए एल्डोस्टेरॉन देखिए यहाँ प्रोटॉन का ज़्यादा लॉस करा दे रहा है, इस वजह से हमको यहाँ पे HCO3 यानी बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन इस H के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमको एल्कलोसिस देखने को मिला। हमारा मेन मैकेनिज्म यहाँ पे यही होता है। और एक चीज़ और यहाँ पे क्या होती है कि ये जो इनएक्ट चैनल है ना, इस इनएक्ट चैनल का ओवर एक्टिवेशन हमको देखने को मिलता है। जब इनएक्ट चैनल का ओवर एक्टिवेशन हमको देखने को मिलेगा तो क्या होगा कि यहाँ से सोडियम एब्जॉर्ब होगा, सोडियम के साथ वाटर भी एब्जॉर्ब होगा, सोडियम और वाटर ये एब्जॉर्ब हुआ, साथ साथ क्या होगा कि ये जब पोटेशियम का लॉस होगा तो देखिए जब यहाँ पोटेशियम लॉस हो रहा है तो यहाँ पोटेशियम यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, यहाँ से एब्जॉर्ब होगा तो बाइक यहाँ से देखिए ये प्रोटॉन लॉस होगा। तो प्रोटॉन ओवरऑल लॉस हो रहा है इसमें भी इसमें भी। तो यहाँ पे देखिए ये बताया गया कि हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की कंडीशन है, या बार्टर सिंड्रोम है, या जिटलमैन सिंड्रोम है, या करंट रूट थायराइड्स है। तो इन सारी कंडीशंस में हमको इसका फंक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी हम मैकेनिज्म बताएं तो बहुत लंबा हो जाएगा। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म देखिए हम यहाँ पे बता चुके, बार्टर सिंड्रोम में बताया कि यहाँ पे जो होता है
असेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ एनले में सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा सोडियम एब्जॉर्ब होगा, इस वजह से जब ज़्यादा सोडियम एब्जॉर्ब होगा तो ज़्यादा प्रोटॉन लॉस होगा। नॉर्मल हम तेज बता चल रहे हैं। और डिटलमेन सिंड्रोम में भी हम बताएं कि यहाँ पे हमारे डीसीटी में सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, इस वजह से यहाँ ज़्यादा सोडियम एब्जॉर्प्शन होगा, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली ज़्यादा प्रोटॉन का लॉस होगा। और लूप या थायराइड डायरेटिक्स ये भी यही चैनल को ब्लॉक कर देती है, इस वजह से यहाँ से ज़्यादा सोडियम एब्जॉर्ब होगा, और जब यहाँ ज़्यादा सोडियम एब्जॉर्ब होगा तो ज़्यादा यहाँ से प्रोटॉन लॉस होगा। तो इस वजह से हमको यहाँ पे प्रोटॉन का लॉस देखने को मिलता है। और ये सलाइन रेजिस्टेंट होते हैं। सलाइन रेजिस्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर भी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो अब यहाँ पे ऑलरेडी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का एक्सपेंशन देखने को मिला, इसी वजह से इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्सपेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्सपेंशन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी बोलते हैं। तो ये चीज़ हुई, इस वजह से यहाँ पे हमको सलाइन रेजिस्टेंस देखने को मिला। और सलाइन रिस्पॉन्सिव की हम बात करें तो देखिए वॉमिटिंग की कंडीशन है, या इसी तरीके से एंटासिड वगैरह है, और कभी कभी लूप डायरेटिक्स है, ठीक है, रिसेंट लूप या थायराइड डायरेटिक्स। तो इन कंडीशन में क्या होता है कि हमको जो ये फ्लूइड है ना ये कम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारा प्रोटॉन का लॉस हो रहा है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है ये कम रहता है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कॉन्ट्रैक्शन केस है, इस वजह से यहाँ पे हमको सलाइन का रिस्पॉन्सिवनेस देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हुई। और यहाँ पे देखिए हम यूरिन के क्लोराइड को चेक करेंगे तो यहाँ पे इसमें देखिए 20 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा देखने को मिलेगा सलाइन रेजिस्टेंस के केस में, और सलाइन रिस्पॉन्सिव केस में ये 20 मिली इक्विवेलेंट से कम देखने को मिलेगा। और इस पर हम फोकस इसलिए नहीं करें क्योंकि इसको आजकल हम मेजर नहीं करते हैं, ठीक है, ये हमारा ओल्ड मेथड था और इस पर हम इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे हम ये सिगार्ड एंडरसन नोमोग्राम की दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, बिल्कुल आसान ग्राफ है। ये देखिए हमारी बॉडी का नॉर्मल पीएच 7.4 है, और यहाँ पीएच कम होगा तो हमको एसिडोसिस देखने को मिलेगा, यानी इधर हमको एसिडोसिस देखने को मिला, और इधर हम आएंगे तो हमको एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। ये चीज़ हुई। तो पता चला ग्राफ के इधर हमको हमेशा एल्कलोसिस देखने को मिलेगा और इधर जो है हमको एसिडोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और क्या चीज़ है कि यहाँ पे जब हम आए तो ये देखिए प्लाज्मा बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन है। तो प्लाज्मा बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन देखिए नॉर्मल 25 है, तो इससे कम होगा तो हमको एसिडोसिस देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा होगा तो हमको एल्कलोसिस देखने को मिलेगी। तो वही चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे हम मान लो इधर आए तो इधर आने की वजह से हमको पहले एसिडोसिस देखने को मिली, ठीक है, एसिडोसिस देखने को मिली, और देखिए 25 से कम है, इस वजह से यहाँ पे हमको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिली, ठीक। और यहाँ पे देखिए इधर आए तो यहाँ पे क्या हुआ कि इधर आने की वजह से हमको एसिडोसिस देखने को मिली, और देखिए ये बाइकार्बोनेट 25 से ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ से हमको पता चला कि ये एसिडोसिस बाइकार्बोनेट की वजह से नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिली, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे कि इधर हम आए तो इधर हमको एसिडोसिस हर हाल में देखने को मिली, ठीक है, लेकिन एसिडोसिस ये जब बाइकार्बोनेट 25 से ज़्यादा है तो यानी ये एसिडोसिस नहीं कॉज करा रहा है, और जब बाइकार्बोनेट एसिडोसिस नहीं कॉज करा रहा है तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी। तो ये चीज़ हुई। और इसी तरीके से जब इधर जाएंगे तो देखिए इधर जब हम गए तो यहाँ पे देखिए इधर जाते ही हमको एल्कलोसिस सबसे पहले देखने को मिला, एल्कलोसिस हो गया। अब एल्कलोसिस में हम यहाँ पे जब ये वाई एक्सिस पे देखेंगे तो वाई एक्सिस में देखिए 25 से कम है, तो 25 से कम यानी पता चला कि बाइकार्बोनेट यहाँ पे एल्कलोसिस नहीं कॉज करा रहा है, बाइकार्बोनेट 25 से कम है, और ये एल्कोलिसिस नहीं कॉज करा रहा है। जब ये एल्कोलिसिस नहीं कॉज करा रहा है तो यहाँ पे हमको पता चला कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस ही होगी। और यही हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर में देखिए इधर गए तो यहाँ पे हमको एल्कोलिसिस देखने को मिला, और एल्कोलिसिस एक्स एक्सिस पे एल्कोलिसिस देखने को मिला, और वाई एक्सिस पे हम बात करेंगे तो बाइकार्बोनेट देखिए 25 से ज़्यादा है, तो पता चला कि 25 से ज़्यादा है तो ये बाइकार्बोनेट ये एल्कोलिसिस कॉज कराएगा ही, तो यहाँ पे हम सीधा बोल देंगे ये मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये बात करते हैं, और ये हो गई। और ये देखिए हमारी बफर लाइन हो गई, यानी बफरिंग हमको इस उसमें देखने को मिलता है। तो जो कंपनसेशन वगैरह होता है ये इसी रेंज में हमको देखने को मिलता है। और ये मिक्स एल्कलोसिस और मिक्स एसिडोसिस ये बहुत ही डीप टॉपिक है, इसको बात करेंगे इसको समझाने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, इस वजह से हम टॉपिक को यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। और ये हमारा पूरा टॉपिक लगभग खत्म हो गया, ठीक है। तो पूरे टॉपिक में जो जो चीज़ें ज़रूरी थी वो हम पूरा बता दिए, एसिडोसिस और एल्कलोसिस में बहुत डिटेल में बता दिए, हर चीज़ हर मैकेनिज्म बता दिए। और अभी अगर कुछ आपको कन्फ्यूज़न है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, देखिए एसिडोसिस और एल्कलोसिस। एसिडोसिस के रेस्पिरेटरी कॉज हो गए और मेटाबॉलिक कॉज हो गए, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बताया कि हाई एनायन गैप होता है, नॉर्मल एनायन गैप होता है, और एल्कलोसिस में बताया कि रेस्पिरेटरी में हाइपरवेंटिलेशन हो गया, और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में यहाँ पे हमारा सलाइन रेजिस्टेंस होता है और सलाइन रिस्पॉन्सिव होता है। सलाइन रेजिस्टेंस में यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का एक्सपेंशन देखने को मिलता है, इस वजह से सलाइन रेजिस्टेंस होता है, और सलाइन रिस्पॉन्सिव जो होता है यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है इसका, इस वजह से ये सलाइन रिस्पॉन्सिव होता है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जब कम हुआ तो हम सलाइन देंगे तो हमको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो ये सब हम बात कर लिए, और लास्ट में हम बात किए सिगार्ड एंडरसन नोमोग्राम की, ठीक है। तो इस पर हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं।